नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी फॉर सिविल सर्विस प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है आधुनिक भारत के PYQ एंड MCQ, जिनको हम टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। हम एक लेक्चर ले चुके हैं जिसमें हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड कुछ PYQ पर चर्चा कर चुके हैं। अब हम उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें बचे हुए शेष सवालों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ओके, तो पहला कथन है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर पहला ही हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम इसको डिकोड करें तो हमें पता है कि पुर्तगालियों ने गोवा को 1510 में बीजापुर के शासक आदिल शाह सुल्तान से जीता था। उस समय जो पुर्तगाली कंपनी का वायसरॉय था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अर्थात हम समझ सकते हैं कि 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीता था बीजापुर के शासक आदिल शाह सुल्तान से। ओके, और 1530 में गोवा को पुर्तगाल की भारत में राजधानी बनाया। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो इसका सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड और फोर्थ क्या होंगे? राइट होंगे। उन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। अंग्रेजों ने पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया था। हमें पता है कि अंग्रेजों ने पहला जो कारखाना लगाया था वो अस्थायी कारखाना था, जो 1611 में स्थापित किया था अंग्रेजों ने। ओके, और जो स्थायी करते हैं पहला, फिर वो करते हैं सूरत में 1613 में अंग्रेज। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड कथन की ओर। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। राइट है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया था। जब हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था 1746 से लेकर 1748 तक, जब हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध चल रहा था, तो उसी समय फ्रांसीसियों ने डुप्ले के लीडरशिप में मद्रास पे कब्जा कर लिया था। और उस समय मद्रास पहले अंग्रेजों के कब्जे में था, उसको जीत लिया था डुप्ले ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। एक लिस्ट में दे रखा है, सेकंड लिस्ट से मैच करना है। पांडिचेरी को फ्रेंच, गोवा को 1510 में पुर्तगीज ने जीता। गोवा को 1510 में पुर्तगाली ने जीता। मद्रास में डच थे, जबकि डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रान के वार में लगाई थी। ओके, डेनिस ने अपनी पहली फैक्ट्री ट्रान के वार में लगाई थी। इस तरह से हमारे मैच हो गए हैं। अब हम इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट, इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरी अधिक सक्रिय थे? जैसा कि हमें पता है 1813 के चार्टर एक्ट के तहत पहली बार यूरोपीय ईसाइयों को भारत में आने की अनुमति मिली और उन्हें ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की भी अनुमति मिली। इस भाग में सबसे अधिक सक्रिय हुए थे, तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, बंगाल तथा असम में वो सबसे अधिक सक्रिय थे। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, फ्रैंकोइस मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। जब 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोस मार्टिन बलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से एक गांव प्राप्त करते हैं, वहां पे अपनी फ्रांसीसी बस्ती स्थापित करते हैं। उसी फ्रांसीसी बस्ती को 1674 में पांडिचेरी के नाम से विकसित करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की? 1674 में फ्रांसीसी कंपनी के द्वारा की गई थी। और करने वाला व्यक्ति कौन था? डायरेक्टर कौन था? उसका नाम क्या था? फ्रैंकोस मार्टिन। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब है, कर्नाटक के नवाब पद के लिए फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, चांद साहब। इसको हम आज क्लास में पढ़ चुके हैं, आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, वहां से आप विस्तार में समझ सकते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ला बुरदाने किस स्थान का गवर्नर था? तो इसका राइट ऑप्शन है मॉरिशस। होता जो है, जब हमारा प्रथम कर्नाटक युद्ध होता है, फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो 1746 से लेकर 1748 तक भारत में होता है, तो अंग्रेजों की लीडरशिप में एक व्यक्ति होता है अंग्रेजों का, बार्नॉट। वो क्या करता है, फ्रांसीसी कंपनी के एक जलपोत को पकड़ लेता है। फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले मॉरिशस के गवर्नर से सहायता करता है, उसका नाम था ला बुरदाने, जो 1000 सिपाहियों के साथ आता है और अंग्रेजों से मद्रास को जीत लेता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो वो था फ्रांसीसी कंपनी का गवर्नर डुप्ले। प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के आंतरिक झगड़ों में इंटरफेयर किया और उसे देखा, उसकी महत्वाकांक्षा जगी कि हम इनके झगड़ों में आकर अपना साम्राज्य विस्तार कर सकते हैं। तो डुप्ले पहला व्यक्ति था, लेकिन ये अपनी नीतियों पर इंप्लीमेंट नहीं कर सका, बल्कि इसकी नीतियों का इंप्लीमेंटेशन अंग्रेजों ने किया, अर्थात ब्रिटिश कंपनी ने किया और भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन और जनशक्ति का मिलना। हमें पता है प्लासी का 1757 में वो जीत चुके थे, साथ में वो मद्रास में भी लड़ रहे थे, कर्नाटक युद्ध चल रहे थे। तो बंगाल विजय ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भारत विजय में भूमिका निभाई। साथ में अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति भी क्या थी, फ्रांसीसी कंपनी की अपेक्षा बेहतर थी, इसलिए दोनों कथन क्या है, राइट हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासन काल में हुआ था? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण हुआ था, उस समय वहां का जो राजा था वो था लुईस 14 के शासन काल में इनके एक मंत्री थे, लुईस 14 के एक मंत्री थे कॉलवर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी का गठन हुआ, जो एक सरकारी कंपनी थी, सरकार पर निर्भर थी। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की, कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? तो इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, जीवी मैकाले ने ये कथन कहा था, जीवी मैकाले ने। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने यह कहा कि सन 1765 से 1772 की अवधि में बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य था? जैसा कि हमें पता है कि ब्रिटिश कंपनी बंगाल में प्लासी का युद्ध लड़ चुकी थी, साथ में बक्सर का युद्ध, दोनों युद्धों को वो जीत चुकी थी और बाद में बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि भी कर चुकी थी। उसके बाद उन्होंने 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की। यहाँ पर उन्होंने बंगाल को जमकर लूटा, इनाम के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में, जैसे भी उन्हें मौका मिला उस रूप में वो लूटने लगे। इसीलिए केएम पडिक्कन या केएम पन्नीकन ने बंगाल की सरकार एक डाकू राज्य थी, ये कथन उन्होंने कहा है 1765 से 1772 तक। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, तमिलनाडु। ब्रिटिश कंपनी ने अर्थात अंग्रेजों ने 1639 से 1640 में कोरोमंडल तट पर अर्थात तमिलनाडु वाले क्षेत्र में कोरोमंडल तट है, वहां पर इन्होंने मद्रास में एक फोर्ट की स्थापना की जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो 1700 में ब्रिटिश कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी भी बनी। ओके, जो वर्तमान में किस राज्य में, तमिलनाडु में स्थित है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने किसको सबसे पहले निर्माण कराया? तो हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज, जिसका निर्माण
1639 से 1640 के बीच में करवाया था अंग्रेजों ने। किसमें? पूर्वी तट के कोरोमंडल तट पर, अर्थात तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? मद्रास के शासक से 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति ली। वहीं पर उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से एक प्रसिद्ध किला बनाया, जो कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी भी बना। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, मद्रास में। 1639 में फ्रांसीसी डे एक अंग्रेज व्यक्ति था जिसने मद्रास में एक किला बनाने की अनुमति हासिल की, जहां उन्होंने फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से एक किला बनाया 1639 में। वही 1641 में कंपनी का प्रथम प्रेसिडेंसी के रूप में बनकर उभरा। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? प्रारंभ में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उसका लक्ष्य क्या था? तो उनका था ट्रेड करना, नॉट लैंड। उनका प्रथम उद्देश्य था, जब भारत में आए थे स्टार्टिंग में, तो उनका प्रथम उद्देश्य था भारत में ट्रेड करना है, साउथ ईस्ट एशिया से हमें ट्रेड करना है। लेकिन जैसे जैसे भारत में उन्हें महत्वाकांक्षा लगी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था अस्थिर होती गई, तो उन्हें मौके मिलते गए, तो भारत का वो क्षेत्र वो धीमे धीमे जीतते गए स्टेप बाय स्टेप। तो उनका पहला उद्देश्य क्या था? ट्रेड करना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, इलाहाबाद और ग्वालियर। ये पॉलिटिकल सेंटर थे, ना कि इंडस्ट्रियल सेंटर। इलाहाबाद और ग्वालियर इसका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो आशा कर चुके हैं, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? ये लड़ा गया था 1760 में बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई थी और भारत में इनका साम्राज्य यहीं तक खत्म हो गया। भारत में इनका साम्राज्य बांडीवास के युद्ध से खत्म हो गया। अर्थात बांडीवास के युद्ध ने 1760 में यह सिद्ध कर दिया कि भारत का स्वामी अंग्रेज होंगे, ना कि फ्रांसीसी कंपनी। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। जैसा कि हमें पता है, बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की तरफ से जो लीडरशिप कर रहा था उसका नाम था आयरकूट। अंग्रेजों की तरफ से जो अपनी टीम को लीड कर रहा था उसका नाम था आयरकूट, जो युद्ध में अपनी टीम को लीड कर रहा था। जबकि फ्रांसीसियों की तरफ से जो था वो था काउंट डी लाली। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? काउंट डी लाली। जबकि अंग्रेजों की तरफ से कौन था? आयरकूट था। कौन से युद्ध में? 1760 के बांडीवास के युद्ध में। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्णय कर दिया? जैसा कि हम ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो वो था बांडीवास का युद्ध, जो 1760 में अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई और यहीं से उनके साम्राज्य का सपना भारत से खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, बांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के कंपनी। इसका राइट ऑप्शन है बी। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बांडीवास के युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो बताइए। ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक्स ला सापले की संधि 1748 में हुई, जिसके बारे में कौन सा कथन सत्य है? जब प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त होता है तो उसके बाद एक्स ला सापले की संधि यूरोप में होती है, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में।
तो इस संधि से क्या हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हो गई। जो मद्रास फ्रांसीसियों ने जीत लिया था वो पुनः अंग्रेजों को मिल गया। तो इसके दोनों कथन क्या हैं, राइट हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्नाटक के युद्ध किनके बीच हुए थे? कर्नाटक के कुल 3 युद्ध हुए थे, जो 1746 से लेकर 1763 तक चले थे, जो लगभग 20 साल तक चले थे। यह युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस वर्ष में अस्तित्व में आई? तो इसका राइट ऑप्शन है ए, 1700 में। ओके, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, जॉब चारनॉक। जॉब चारनॉक ने 1690 में बंगाल के नवाब से, बंगाल का एक जमींदार था शोभा सिंह, उससे उन्होंने 3 गांव हासिल किए, कालीकता, सूतानाती और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिलाकर उन्होंने कोलकाता की या कलकत्ता की स्थापना की, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो इसका राइट ऑप्शन है थॉमस बेस्ट। इसका राइट ऑप्शन है बी, थॉमस बेस्ट। स्वाली स्थान सूरत के पास स्थित है, जहां पर उन्होंने 1612 में पुर्तगाली कंपनी को हराया था। थॉमस बेस्ट की लीडरशिप में अंग्रेजों ने 1612 में सूरत के पास पुर्तगाली बेड़े को पराजित किया, जिसकी वजह से जहांगीर खुश हो जाता है। इसीलिए जहांगीर 1613 में सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री की स्थापना करने की अनुमति दे देता है। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि, जो जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी। ये स्टेटमेंट है, ये कथन है गलत। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1616 में आता है और जो 1616 से 1619 तक रहता है, लेकिन भारत में सूरत में कंपनी खोलने की अनुमति नहीं ले पाता है। ओके, तो पहला कथन क्या है, गलत है। अब आते हैं अगले कथन की ओर। पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से निकाल दिया गया। कैप्टन हॉकिंस 1608 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स प्रथम का पत्र अकबर के नाम से लेकर जहांगीर के दरबार में हाजिर होते हैं, जो 1608 में आए हुए थे। अर्थात एक प्रश्न ये बनता है कि पहला अंग्रेज कौन था जिसने समुद्र के माध्यम से भारत में अपना पहला कदम रखा? तो वो व्यक्ति था कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 में सूरत में आते हैं, जो भारत में चार्ल्स फर्स्ट का पत्र लेकर आते हैं व्यापार की अनुमति लेने के लिए, अर्थात फैक्ट्रियों की स्थापना करने के लिए। लेकिन इनको पुर्तगालियों तथा अरबों की वजह से मुगलों के दरबार से बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन जहांगीर इन्हें 400 का मनसबदार बनाता है। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट कथन की ओर। कश्मीर की यात्रा पर फादर मॉन्सेरेट ने अकबर के साथ यात्रा की। तो इसके दोनों कथन सेकंड और थर्ड दोनों राइट हैं। पहला वाला कथन क्या है, गलत है। अब हम चलते हैं सही कूट की ओर। ओके, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौरे में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो 1613 में सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, वहीं पर उन्होंने पहली वेस्टर्न रेसिडेंसी भी स्थापित की। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट ऑप्शन है
अंग्रेजों ने 1613 में पहली बार सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की तथा सभी यूरोपीय कंपनियों में पहली बार ऐसा हुआ था जिसने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? तो पहला कथन है अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, जो कथन क्या है? गलत है, पहला कथन गलत है। ओके। सेकंड कथन है पुर्तगालियों को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, यह कथन भी क्या है? सेकंड गलत है। थर्ड है नूरजहां को मिली बड़ी घूस के कारण, सी कथन भी क्या है? गलत है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर डी हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को पराजित किए जाने के कारण, क्योंकि अंग्रेजों ने 1612 में थॉमस बेस्ट की लीडरशिप में पुर्तगाली बेड़े को पराजित कर दिया था। इसी वजह से जहांगीर ने 1613 में सूरत में ने कंपनी खोलने की अनुमति 1613 में ब्रिटिश कंपनी को दे दी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां स्थापित किया? तो 1613 में इन्होंने पहली बार अपना स्थायी व्यापारिक केंद्र खोला था 1613 में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन है बी एलिजाबेथ प्रथम। प्रश्न पूछ लिया जाए जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का शासक कौन था? तो उस समय भारत का शासक था अकबर। ओके। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, तो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको दोनों प्रश्न आपको बता दिए हैं। अगर पूछे इंग्लैंड का राजा कौन था उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो एलिजाबेथ फर्स्ट, जबकि भारत में कौन था उस समय? तो अकबर था। ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो इसका राइट ऑप्शन है जहांगीर के शासनकाल में। 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की जहांगीर के शासनकाल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 1613 में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को कहां एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी? तो उसका राइट ऑप्शन है डी सूरत में। ओके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन या किस बंदरगाहों का उपयोग किया जाता था? तो पहला बंदरगाह पुलिकट, सेकंड है मछलीपट्टनम, थर्ड है नागपट्टनम। तो इसके ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, ये सभी तीनों बंदरगाहों का यूज डच लोग करते थे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे, तो जैसा कि हमें पता है कि 1961 में पुर्तगाली भारत से गए थे, तो उनका जो क्षेत्र था वो भारत में दादर नागर हवेली पर उनका कब्जा था, दमन द्वीप पर था और गोवा पे था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 और 4 राइट होंगे और दोनों क्या है? गलत हैं, क्योंकि पांडिचेरी पे फ्रांसीसियों का था। ठीक, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1 और 4। ओके। अब हम चलते हैं दादर नागर हवेली जो 1661 में भारत का हिस्सा बना, उस पर पुर्तगालियों का शासन था। ये कथन क्या है? राइट है। जैसा कि हमें पता है कि 1661 तक गोवा पर, दादर नागर हवेली पर, दमन द्वीप पर पुर्तगालियों का अधिकार था। सेकंड है पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पर फ्रांसीसियों का शासन था, क्योंकि जैसा हमें पता है कि फ्रांसीसियों के द्वारा ही पांडिचेरी की स्थापना की थी। गोवा को 1961 में स्वतंत्रता मिली, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। 1 और 2 3 तीनों कथन सत्य हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले प्रथम कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन है सी पुर्तगीज। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।